ये चैप्टर क्लास में पढ़ाना शुरू करता हूँ, मेरे क्लास में 700, 800, 1000, 600, 350 स्टूडेंट्स होते हैं। और जब मैं ये सवाल रखता हूँ कि तुमने इस चैप्टर का नाम सुना है, तो पूरा क्लास बहुत बार कहता है कि सर हम लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना। अब आप जरा सोचिए, मेरे अनुभव में ये बात स्पष्ट है कि ये चैप्टर हर किताब में होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो लर्नर्स को एक बहुत बड़ा सेंटेंस रचना का डोमेन प्रदान करता है, बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर करता है, और बहुत चीजों को जिसकी कल्पना करते हैं वो याद करने की, उससे मुक्ति दिला देता है ये चैप्टर। अब आप सोचिए, अगर कोई सेंटेंस, हम जितनी भी चीजें सीखते हैं ग्रामर में, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स का कल्मिनेशन ये है, ये होना चाहिए कि वो सेंटेंस की रचना में कितना योगदान दे रहे हैं। अब आप देखिए, सेंटेंस आप तभी किसी को कहेंगे जब उसमें सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। ये मिनिमम पार्ट्स हैं, जो दो चीजें होनी चाहिए सेंटेंस के लिए। अब ये आप जरा सोचिए कि सब्जेक्ट से अमूमन वाक्य शुरू होते हैं हमारे। 3 तरह के वाक्य हैं मुख्यतः, जिसमें सब्जेक्ट होते तो हैं लेकिन शुरू नहीं होते। जैसे एक सेंटेंस है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामर में इंपरेटिव। दूसरा सेंटेंस है जो हम कहेंगे कि वो इंटेरोगेटिव है। और तीसरा सेंटेंस है, ये भी इंटेरोगेटिव है, विथ WH। ये 3 तरह के मुख्यतः, एक शब्द मैं दे रहा हूं आपको, मुख्यतः जो हम बोलते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उस जगत में ये 3 तरह के वाक्य जो हैं, ये सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट भी इसमें होते हैं। जैसे ये अगर शुरू होगा तो ये जनरली V1 से शुरू हो जाएगा, जैसे गो देयर। अब गो देयर में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहां एक हिडन सब्जेक्ट है, यू। जैसे हम कहते हैं डू इट, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये हिडन है यहां, यू डू इट। तो सब्जेक्ट है तो यहां, लेकिन ये हिडन है, गुप्त है, छिपा हुआ है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं, खास करके यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, तो ये भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता। जैसे हम कहते हैं डू यू रीड दिस पोएम। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है यहां, लेकिन सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू हुआ है। फिर एक सेंटेंस में दे रहा हूं कि व्हाई डू यू रीड दिस पोएम। यहां भी सब्जेक्ट है तो सेंटेंस में, लेकिन इस शुरू में नहीं है। अभी सेंटेंस में सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट है आप देख रहे हैं, यहां देख नहीं रहे लेकिन है छिपा हुआ। तो कहने का मतलब कि हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो। किसी में वो छिपा रहता है, किसी में वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, किसी में वो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस की परिकल्पना असंभव है। और फिर सेंटेंस होने के लिए दूसरी चीज भी आवश्यक है, वर्ब। ये सब्जेक्ट और वर्ब ये मिनिमम चीजें हैं, इसके पार्ट्स जो होना चाहिए, तभी उस स्ट्रक्चर को आप सेंटेंस का नाम दे सकते हैं। तो आपसे हमारा यह कहना है कि जब सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होते ही हैं, तो क्या ये आवश्यक नहीं है विद्यार्थियों को बताया जाना कि वो सेंटेंस
में जो सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस की हम कल्पना नहीं कर सकते। वो सब्जेक्ट कितने तरह का हो सकता है इसकी जानकारी हो, और फिर वो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट होंगे वो सारे सब्जेक्ट्स को एनालाइज किया जाए विधिवत, और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल क्लियर कंसेप्शन बच्चों को दिया जाए। और हमारे क्लास का अनुभव है कि जब इसको मैं पढ़ाता हूं तो पहले कहता हूं कि पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद मुझे बताना कि क्या यह बहुत बहुत उपयोगी नहीं है, या क्या किसी भी चैप्टर से इसकी उपयोगिता कम है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सवाल खड़ा होता है कि हिंदुस्तान के किताबों के लेखक या दुनिया में बाहर की पुस्तकों के लेखक पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या उन्हें यह चैप्टर इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्या उसका डिटेल एनालिसिस उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, आप इसको खुद भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट। अब हम लोग इसकी तरफ स्पेसिफिकली पढ़ें और देखिए, इतने तरह के सब्जेक्ट की चर्चा मोटे तौर पर ग्रामर में हुई है कि हम नाउन को सब्जेक्ट बना सकते हैं, प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इंफिनिटिव को सब्जेक्ट बना सकते हैं, जीरेंड को सब्जेक्ट बना सकते हैं, एडजेक्टिव विद द एज ए सब्जेक्ट, विद द इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, फ्रेज को सब्जेक्ट बना सकते हैं और क्लॉज को सब्जेक्ट बना सकते हैं। इस तरह से लगभग 7 तरह के सब्जेक्ट्स हमारे हो सकते हैं। अब इन सारे फॉर्म्स को हम बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। ग्रामर जब पढ़ाया जाए तो मैं इस मत का हूं कि जैसे नाउन पढ़ाया जाना है तो जनरली किताबों में हमने देखा है कि नाउन की परिभाषा होती है, उसके प्रकार होते हैं, उसके कुछ उदाहरण होते हैं। अब जरा सोचिए, इस चैप्टर को इतना पढ़ने से क्या फायदा है किसी को भी, क्योंकि उसने नाउन की परिभाषा जानी, डिफरेंट काइंड्स जाना, उसकी भी परिभाषा जाना, एग्जाम्पल जाना, लेकिन उसको यह कंसेप्ट नहीं दिया गया कि ये सारे नाउन सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट की भूमिका अदा कर सकते हैं, जो बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उससे उनको वंचित कर दिया जाता है। तो मेरा द ब्रिटिश डिक्शन का एक जोर है, एक एम्फेसिस है कि जितने भी चैप्टर्स को हम अंडरटेक करेंगे हम उसको वहां तक ले जाएंगे कि देखिए आप, यह चैप्टर सेंटेंस की रचना में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर रहा है। मतलब देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग और कितना इनोवेटिव हो जाता है ये सारा मेथड सीखने का। अब देखिए, नाउन एज ए सब्जेक्ट में हमें पता है कि नाउन 5 तरह के होते हैं। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि 5 तरह के नाउन जो हैं ये सब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। नाउन एज ए सब्जेक्ट रखने जा रहे हैं। नाउन के जितने भी प्रकार हैं वो 5 प्रकार सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये हम सीखने जा रहे हैं। जैसे देखिए, एक है हमारा नाउन का प्रकार प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट जरा आप देखते चलिए। प्रॉपर नाउन वस्तुओं और व्यक्तियों के नाम को कहते हैं। वस्तु में जैसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी आता है, बहुत सी ऐसी चीजें भी आ जाती हैं, जैसे इंडिया, ये व्यक्ति तो हो गया, लिविंग एंटिटी हो गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिविंग नहीं है लेकिन वो भी हमारे प्रॉपर नाउन के रूप में अपना रोल अदा करते हैं। तो ऐसे जितने भी नाम हैं व्यक्तियों के, गांवों के, शहरों के, रिवर्स के, माउंटेन्स के, ट्रेन्स के, प्लेन्स के, होटल्स के, बुक्स के, जितने भी नाम हैं सारे नाम हमारे प्रॉपर नाउन हैं और उन्हें हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मोहन हैज डन इट। अब इसमें मोहन हमारा प्रॉपर नाउन है
और इस सेंटेंस में मोहन की भूमिका सब्जेक्ट की भूमिका है। हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ए कल्चर्ड कंट्री। अब फिर यहां इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की भूमिका अदा कर रहा है। गंगा, द गंगा इज द मोस्ट पायस रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां गंगा जो है ये भी प्रॉपर नाउन की भूमिका में है। और इस तरह से हम कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी ट्रेन, कोई भी प्लेन, कुछ भी जो जगत में जिसका नाम है, ऑल द बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सब प्रॉपर नाउन है। और अगर उनके नाम से हमें सेंटेंस का निर्माण करना है तो उनको सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। ग्रामर हमें इसकी पूरी इजाजत देता है। अब आप जरा सोचिए कि नाउन एज ए सब्जेक्ट में एक हिस्सा आया प्रॉपर नाउन, तो कितना बड़ा डोमेन आ गया हमारे सामने, पूरी दुनिया आ गई। और ऐसे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ नेम्स हैं जो प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्रॉपर नाउन एज ए सब्जेक्ट। अब प्रॉपर नाउन के बाद इसका दूसरा जो फॉर्म है नाउन का, वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को भी हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उसके पूरे समुदाय का बोध हो। जैसे जो हम कहते हैं, हम जब कॉमन नाउन से पूरे समुदाय का बोध होता है, उसमें से जब एक किसी एंटिटी को हम निकाल देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे बॉय और बॉयज, ये कॉमन नाउन है। और इसमें से एक मोहन को अगर अलग कर दिया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने कहा गर्ल्स, ये कॉमन नाउन है। और मैंने कहा सीता, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह से जितने भी कॉमन नाउन्स हैं उनको भी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो सिंगुलर नाउन हो सकते हैं कॉमन नाउन, और प्लूरल भी हो सकते हैं, और दोनों के दोनों हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। Boys are playing in the ground, girls are dancing on the stage। इस सेंटेंस में बॉयज भी हमारा कॉमन नाउन होते हुए सब्जेक्ट है और गर्ल्स भी कॉमन नाउन होते हुए हमारा सब्जेक्ट है। तो इस तरह से जितने भी कॉमन नाउन हैं इस जगत में, इसका भी बहुत बड़ा वर्ल्ड है। मैं तो आपको कहता हूं कि जो चीजें दिखती हैं आपको, वो सब कॉमन नाउन है। जब तक उसे एक पर्टिकुलर नाम न दिया जाए। रिवर्स कॉमन नाउन है, लेकिन गंगा, कावेरी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, झेलम, ये प्रॉपर नाउन हो गया। टाउन्स कॉमन नाउन है, लेकिन दिल्ली, मॉस्को, लंदन, पेरिस, ये सब हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह से हम सारे कॉमन नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट की तरह। प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट बनाया जा सकते हैं, कॉमन नाउन सब्जेक्ट बनाया जा सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि कलेक्टिव नाउन जो है वो भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। अब इसमें कलेक्टिव नाउन में जैसे द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग वेल, यहां गवर्नमेंट कलेक्टिव नाउन है। The class is in full swing, यहां क्लास कलेक्टिव नाउन है। A baby of girls are a baby of girls, ये हमारा जो है सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। A number of boys have come, तो इसमें भी a number of boys जो है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट हुआ, कॉमन नाउन सब्जेक्ट हुआ, कलेक्टिव नाउन भी सब्जेक्ट हुआ। अब इसके बाद बारी आती है मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे जिससे कुछ चीजें बनाई जाए, ऐसी सारी चीजें मटेरियल नाउन है। जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, जैसे मिल्क है, जैसे ऑयल है, जैसे ब्रास है, डायमंड है, ये सब के सब चीजें हमारे
मटेरियल नाउन है और ये सब्जेक्ट के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। गोल्ड इज प्रेशियस, डायमंड इज रेयर, सिल्वर इज कॉस्टली। तो इसमें सिल्वर, गोल्ड, डायमंड ये सारे के सारे मटेरियल नाउन है और इन सबको हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं वो सब के सब आपके सब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। ये एक विजन आपका होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे सामने आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज ए सब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसे ना हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम तौल सकते हैं। ऐसे सारे नाउन्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। कवर्डिस वर्ड है, ब्रेवरी वर्ड है, फिर आपका ऑनेस्टी वर्ड है। ये सब के सब हमारे कौन से नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने ये डिक्टम है, ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ब्यूटी अट्रैक्ट्स ऑल। इसमें ब्यूटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी इज एप्रिसिएटेड बाय एवरीवन। इसमें ब्रेवरी, इस सब के सब सब्जेक्ट बनाए गए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो सबको आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। ग्रामर आपको इसकी पूरी इजाजत देता है, पूरा अप्रूवल है उसका कि आप इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जितने भी नाउन्स के प्रकार हैं, ऑल द 5 फॉर्म्स और पार्ट्स, काइंड्स ऑफ नाउन, दे कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। अब इसके बाद दूसरा सवाल है प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट में आपको देखना होगा कि प्रोनाउन के कम से कम 4 तरह के प्रोनाउंस को आप अपने कंसिडरेशन में रखिए। एक प्रोनाउन है जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन आएगा वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तीसरा प्रोनाउन है जो आप उसको ऐसे कहें तो अच्छा है कि वो है पजेसिव एडजेक्टिव एक्टिंग एज ए प्रोनाउन। और चौथा है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। ये 4 तरह के प्रोनाउन की चर्चा जब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करने की बात पर चर्चा करेंगे तो इन 4 तरह के प्रोनाउन की चर्चा होनी चाहिए। अब इसमें आपको ये बताएंगे हम कि कौन सा प्रकार जो है वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा और कौन सा प्रकार है जो नहीं होगा। फिर कौन सा ऐसा प्रकार है जो अकेले न सब्जेक्ट होगा न ऑब्जेक्ट होगा। और फिर कौन सा ऐसा प्रकार है प्रोनाउन का जो दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो एक विस्तृत जानकारी आपकी 4 तरह के जो प्रोनाउन हैं, प्रोनाउन के प्रकार और ज्यादा हैं। हम 10 प्रकार के प्रोनाउंस की चर्चा करेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम टेकअप करेंगे तो आपको बताएंगे कि 10 तरह के प्रोनाउंस कम से कम हैं ग्रामर में। सब पर विधिवत चर्चा हमारी होगी, वो आगे की बात है। अभी 4 इसके पक्षों की चर्चा इसलिए आवश्यक है कि अमूमन ये सब्जेक्ट के रूप में इनके रोल हैं और कुछ ऐसे भी प्रोनाउन इसमें हैं जो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं होते, तो उसका भी क्लियर कंसेप्शन स्टूडेंट के दिमाग में होना चाहिए। अब जैसे देखिए पर्सनल प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, सी, दे। अब ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउन हैं और ये इस्तेमाल हो सकते हैं सब्जेक्ट की तरह। एक इट है जो नॉन पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। फिर ये इट जो नॉन पर्सनल है ये इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट की तरह भी। और फिर ये इस्तेमाल होता है पजेसिव एडजेक्टिव एक्टिंग एज ए प्रोनाउन। इट्स, इसका पजेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में कोई रूप नहीं होता, वहां हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इस नॉन पर्सनल प्रोनाउन इट को। लेकिन 3 जगह हम कर सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव एज एक्टिंग एज ए प्रोनाउन। अब इसके बाद दूसरी बात जो हमें कहनी है वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। अब वो देखिए
वो है मी, अस, यू, हिम, हर, देम। और फिर जो नॉन पर्सनल प्रोनाउन है इट, उसका भी फॉर्म होगा इट। अब ये सब के सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल होता है। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल होता है। थर्ड फॉर्म है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव का, जो होता है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। और फिर नॉन पर्सनल प्रोनाउन जो इट है, उसको हम, उसका फॉर्म हो जाएगा यहां इट्स। अब ये सारे के सारे प्रोनाउंस के बारे में एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि इसको अकेले अलोन जब ये होगा सारा ये पजेसिव एडजेक्टिव, इसका इस्तेमाल ना आप सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, ना ही आप इसको ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ आप कोई नाउन ले लीजिए, तो फिर ये दोनों हो सकता है, ये सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होगा और ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होगा। जैसे ये मेरा है, आप नहीं कह सकते दिस इज माई, बिकॉज माई पजेसिव एडजेक्टिव है और इसको ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये किया जा सकता है कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई मॉम, दिस इज माई फादर। तो कहने का मतलब हमारा ये है आपसे कि आप पजेसिव एडजेक्टिव को जो एक्ट करता है प्रोनाउन की तरह, कब? जब इसके साथ कोई नाउन जोड़ देते हैं हम। नाउन जोड़े बिना नहीं ये सब्जेक्ट होगा ना ऑब्जेक्ट होगा। इसका ध्यान बहुत क्लियरली आपको रखना होगा, लिखने के समय में भी और बोलने के समय भी। फिर इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसका वो पार्ट है पजेसिव प्रोनाउन का। पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आपको बता दूं कि बहुत ही पावरफुल प्रोनाउन है और इसका स्टेटस ये है कि दोनों रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और इसका रूप होता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। नॉन पर्सनल प्रोनाउन का कोई भी रूप इसमें नहीं इस्तेमाल किया जाता। अब ये जो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स विदाउट एनी एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाना है, याद रखना है आपको। आप पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तब आप यहां एपोस्ट्रोफिस का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। अब इसके बारे में ग्रामर आपको इजाजत देता है कि इसको आप सब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट के रूप में आप देखिए माइन इज दिस हाउस, ऑब्जेक्ट के रूप में दिस हाउस इज माइन। फिर आवर्स इज दिस क्लास, यहां आवर्स सब्जेक्ट हो गया और दिस क्लास इज आवर्स, ऑब्जेक्ट भी हो गया आवर्स। योर्स इज दिस बैग, योर्स सब्जेक्ट है और दिस बैग इज योर्स, यहां भी योर्स है हमारा वही पजेसिव प्रोनाउन लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह है। फिर आप देखिए हिज इज दिस बाइक, तो यहां हिज हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है और दिस बाइक इज हिज, यहां वही हिज हमारा पजेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है और कोई भी मदद नहीं ले रहा है ये किसी और नाउन से, ये स्वयं ही सब्जेक्ट हो रहा है और स्वयं ही ऑब्जेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद आप हर्स इज दिस स्कूटी और दिस स्कूटी इज हर्स। एक जगह हर्स सब्जेक्ट की तरह है, दूसरी जगह ये हर्स ऑब्जेक्ट की तरह है, दोनों एलोन बनता है। इतना पावरफुल प्रोनाउन है कि इसको किसी से सपोर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर देयर्स इज दिस विलेज, देयर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया और दिस विलेज इज देयर्स, ये
हमारे यहां देयर्स ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो सारी जगहों पर एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये पजेसिव प्रोनाउन इतना पावरफुल प्रोनाउन है कि ये इस्तेमाल हो सकता है सब्जेक्ट की तरह भी और ऑब्जेक्ट की तरह भी। और ऐसा नहीं है हमने आपको इज के साथ जोड़ के बता दिया है आपको सुविधा के लिए, लेकिन इसको आप बहुत जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में निर्माण होता है ये। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होगा, मॉडल्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो एक बहुत बड़ी संभावना है इसकी, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है ये। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन के 4 जो एस्पेक्ट्स हैं, कम से कम हमने अभी आपके सामने रखा, जिसकी चर्चा की मैंने। तो आपको ये बताया कि ये सब के सब प्रोनाउन कहीं सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं दोनों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं अकेले होने पर दोनों में कुछ भी नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। नाउन की सपोर्ट लेना पड़ेगा तो ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और नाउन की मदद लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि दिस हाउस इज वेरी बिग। अब यहां जो ये माई हाउस इज वेरी बिग, माई हाउस इज वेरी स्पेशियस, तो यहां माई अकेले सब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हाउस अगर नाउन का सपोर्ट इसको मिल जाए तो ये सब्जेक्ट हो गया माई हाउस। तो हमने ये देखा, फिर इसको हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे दिस इज माई हाउस, तो यहां माई हाउस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर नाउन की मदद लेते हैं तो हम दोनों देखते हैं, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इस तरह से किसी के साथ, जैसे हिज बाइक इज न्यू और दिस इज हिज बाइक, तो हिज बाइक सब्जेक्ट भी हो गया, दिस इज हिज बाइक, इसमें हिज बाइक ऑब्जेक्ट भी हो गया। और ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर है, चूंकि ग्रामर इसकी इजाजत देता है कि ऐसा आप बना सकते हैं, मना नहीं करता, कोई रिस्ट्रिक्शन ग्रामेटिकल नहीं है यहां। तो आपको ये मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग प्रोनाउन की होनी चाहिए आपको कि किसको आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसको आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और किसको आप बिना नाउन का सपोर्ट दिए न सब्जेक्ट बना सकते हैं न ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जिस प्रोनाउन को बिना किसी की मदद लिए आप सब्जेक्ट भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। और ये अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, कहीं कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये सेंटेंस की रचना में एक बहुत बड़ा डोमेन आपके सामने ला देता है, और जिसमें आप बहुत कंफर्टेबली बोलते भी हैं, बहुत कंफर्टेबली लिखते भी हैं। ग्रामर का उद्देश्य भी तो यही है ना, कि जो आपको सही सही लिखना और सही सही बोलना सिखाए। और उसी यात्रा पर सारे चैप्टर्स हमारे चलते हैं, हम उस यात्रा पर हैं। हर चैप्टर को आपके सामने लाएंगे, सेंटेंस के निर्माण में उसकी स्पेसिफिक भूमिका क्या है इसकी चर्चा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जहां जहां भी अंडरस्टैंडिंग आवश्यक है उसकी चर्चा इतने अच्छे ढंग से की जाए कि कहीं भी कंफ्यूजन का लेस मात्र ना हो। आज बस इतना ही।